तो वाइट लिस्ट वाले का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक बार समझ लेते हैं। वेबसाइट की अपनी डिफरेंट पूरे। वाइट लिस्ट क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। वाइट लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि कंपनी आपको पहले बता देगी कि ये चीजें अलाउ हैं। कंपनी नहीं बताएगी, आपको खुद ही चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि क्या चीजें वाइट लिस्ट कर रखी हैं, और उसके अलावा अगर आप कुछ भेजोगे तो वो ब्लैक लिस्ट होगा, वो आप नहीं भेज सकते। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर बाईपास करने के लिए ये कुछ मेथड्स आपको दिए हुए हैं। मेथड्स बहुत सिंपल है। वही आप लोगों ने ये कैरेक्टर्स पहले कभी देखे होंगे, जैसे इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी यूआरएल में उससे पहले वाला के बाद वाला जो पार्ट होता है वो एक्चुअल वेबसाइट मानी जाती है जहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी। तो मान के चलिए, ऐसा एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि सर्वर ने अलाउ कर रखा है कि आप रिक्वेस्ट इस पे भेज सकते हो। ये रिक्वेस्ट, ये आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है जिस पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए। ये वो विक्टिम वेबसाइट है या ओरिजिनल वेबसाइट है जो सर्वर ने अलाउ कर रखी है, इस पर रिक्वेस्ट जानी चाहिए आपकी, ठीक है। ये ओरिजिनल वेबसाइट है। अटैकर भेजना चाहता है रिक्वेस्ट इस वेबसाइट पे, ईगल होस्ट डॉट समथिंग करके कुछ भी है, डॉट कॉम हो गया यहाँ पर, HTTPS। ये वेबसाइट है जिस पर अटैकर भेजना चाहता है, ठीक है। तो वेबसाइट हो गई, वो मेलिशियस लोकल होस्ट हो सकता है ये, या कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल वेबसाइट हो सकती है। ये आपका एक्सपेक्टेड होस्ट है जो सर्वर चेक कर रहा होगा कि ये चीज होनी चाहिए वहाँ पे। तो अटैकर इसको वाईपास करने के लिए जो पहली टेक्निक यूज करेगा, उस टेक्निक में अटैकर कुछ इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर सर्वर चेक कर रहा है इस चीज को, तो सर्वर देखेगा कि इसमें कहीं ना कहीं ये अवेलेबल है या नहीं, HTTPS:// एक्सपेक्टेड होस्ट करके कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो ये अलाउ नहीं करेगा। लिखा हुआ है तो अलाउ करेगा, आपने लिख रखा है। लेकिन एक्चुअल में रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ये जो पार्ट है वो तो यूजर नेम है। रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, अभी भी आपके evilhost.com की तरफ जाएगी। कि एट द रेट के बाद जो भी चीज़ें लिखते हैं उस वो एक्चुअल वेबसाइट होती है। एट द रेट से पहले वाली चीज़ आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड देना होता है तो हम कोलन लिख के, अगर मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है कोलन लिख के कुछ भी लिख दो, वो आपका पासवर्ड कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ यूजर नेम भी डालते हो तो भी फिर से किया काम, तब तो एट द रेट सिंबल के साथ हो गया। दूसरे में है हैश के थ्रू। हैश का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूआरएल फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट करता है हैश, मतलब इसके तरीके से यूआरएल फ्रेगमेंट का मतलब है कमेंट। उसके बाद वाली जो भी चीज लिखी होगी ये सारा कुछ क्या कंसिडर होगा, एज अ कमेंट कंसिडर हो। तो एक्चुअल उसकी तरह नहीं माना जाएगा, यूआरएल की तरह नहीं माना जाएगा, इसको सिर्फ एज अ कमेंट कंसिडर किया जाता है। फिर भी सर्वर अगर ये चेक कर रहा है कि कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट में होस्ट वर्ड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ व्हाइट लिस्ट है, मतलब होता क्या है व्हाइट लिस्टिंग में ना अलग अलग चीजें होती हैं। अगर वो व्हाइट लिस्टिंग में ये चेक कर रहा है कि जो यूआरएल है उसमें ये है या नहीं है, एक्सपेक्टेड होस्ट वर्ड है या नहीं है, कंटेन करता है या नहीं करता है। अगर कंटेन करता होगा तो आप देगा रिक्वेस्ट को, क्योंकि अभी भी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपकी इविल होस्ट की तरफ जाएगी, क्योंकि हैश के बाद वाली चीजें की बोलेंगी कमेंट हो जाएंगी। फिर टेक्निक आपके पास अवेलेबल ये वाली हो गई। तीसरी टेक्निक में बोला गया है कि आप खुद का एक डीएनएस सर्वर क्रिएट करिए जिसको आप खुद कंट्रोल करते हैं, और उसको आप इस तरीके से डिजाइन करिए। अब ये क्या, ये एक सब डोमेन है, मान के चलो आपका एक खुद का डोमेन था। आपका डोमेन क्या है यहाँ पे, इविल होस्ट, ये आपका डोमेन है, .com समथिंग करके जो भी। तो आपने एक सब डोमेन बना दिया, सब डोमेन का नाम आपने क्या रख दिया, वही है एक्सपेक्टेड होस्ट। तो ये तीसरा तरीका है, लेकिन इस चीज में इस केस के लिए आपको अपना डोमेन परचेज करना होगा। डोमेन, ठीक है, तीसरा ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। चौथा आपको बोला हुआ है कि आप यूआरएल एनकोड कर सकते हो, या फिर आप डबल एनकोड भी कर सकते हो कैरेक्टर्स को जो भी आपने यहाँ पर दिए हैं। कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पे डबल एनकोड कर दो, सिंगल एनकोड कर दो, जैसे कि आप एट द रेट को कर सकते हो, हैश को कर सकते हो,
इन कैरेक्टर्स को कर सकते हो जो यहाँ पे दिए हुए हैं। इन कैरेक्टर्स को अपर केस, लोअर केस या फिर इनकोड करके भी आप ट्राई कर सकते हो, जैसे आपने ब्लैक लिस्ट केस में ट्राई किया। शुड पे पूरे उसका इनकोड करके बता देगा कि क्या इनकोड करने के बाद कैरेक्टर और अल्फाबेट दोनों में कन्वर्ट हो जाता है वो। परसेंटेज देखा ना, जैसे पेज को करना होता है तो %20 लिखा जाता है, सिंगल कोड को करना होता है तो %3B लिखा जाता है, ऐसे करके अलग अलग कैरेक्टर्स से आपके कंटेंट को वो रिप्लेस कर देगा इनकोडिंग के। ठीक है, तो आपका वर्क शूट कर देगा डिकोडर, ये जो एप्लीकेशन होता है उसको। इस आपको बताया गया है कि आप इन सबके कॉम्बिनेशंस को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ इंडिविजुअली यूज करना है, इसको आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो, फिर इनकोडिंग भी कर सकते हो, मतलब आप सारी चीजें एक साथ मिलकर भी कर सकते हो। वो चीजें कैसे करनी है एक साथ मिला के, वो आपको इस लैब में समझ आएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे वाइट लिस्ट। और इन सभी टेक्निक्स को अगर साथ में यूज करने का सिचुएशन दिखेगा, कैसे उसको टारगेट करना है। इस लैब को ओपन करिए, एक्सपर्ट लेवल का लैब है, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आप परफॉर्म कर पाएंगे। चीजें वही दी गई है आपको, लोकल होस्ट एक्सेस एक्सेस करना है, और वहाँ पर एडमिन पेज को एक्सेस करना है। NTSSRF का डिफरेंस लगाया हुआ है जो आपको। उसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए। अगेन आप उसी फंक्शनैलिटी पे जाइए जहाँ पर आपका पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, जिसमें URL आपको देखने के लिए मिलेगा। URL तो आप एक बार ट्राई करेंगे SSRF के लिए। जब आप बेसिक चीजें ट्राई कर लोगे सारी, कि भाई यहाँ पे डायरेक्टली लोकल होस्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो आपको फिर चीजें समझ आएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे जो है लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट भेजना है, मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट, जहाँ पे बता रहा है एक्सटर्नल स्टॉक चेक मस्ट बी, क्या होना चाहिए, स्टॉक डॉट वी लाइक टू शॉप, मतलब ये चीज वहां पर होनी चाहिए इस तरीके से। इस URL, ये वाइट लिस्टेड URL, इसके अलावा कुछ और आप डाल तो वो ब्लैक लिस्टेड होगा, रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं करेगी। आप कॉपी कर लो। अब इसको डालने के लिए जो मैंने आपको तरीके बताए थे कि आप @ इसको आप पहले दे दो, यहाँ पर आप @ लगा के ट्राई करके देखो, क्योंकि इससे पहले वाली चीज सारी यूजर नेम कंसिडर की जाएगी, इसके बाद वाली सारी चीजें पासवर्ड कंसिडर की जाएंगी। सॉरी, डोमेन कंसिडर किया जाएगा जिस पे एक्चुअल रिक्वेस्ट जाएगी। वो भी यहाँ पर अभी भी इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है और अभी भी ये समझ पा रहा है कि रिक्वेस्ट इस पे नहीं जा रही है। तो आप इसको एनकोड करके ट्राई करिए कि क्या ये एनकोड हो सकता है या नहीं। तो कंट्रोल U प्रेस करोगे आप, तो आप देखोगे कि हमने परसेंटेज को क्या कर दिया, एनकोड कर दिया। इसे करना है अदरवाइज डिकोडर है आपके पास, डिकोडर पर जाके कंट्रोल U से एनकोड करते ही है ना वैसे भी हम लोग। अब देखोगे यहाँ पे नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ जब आपने इसको एनकोड कर दिया। ठीक है, दोबारा से एक बार डबल एनकोड कर दो उसको, डबल एनकोड करके भी चेक कर लो। डबल एनकोड करने के लिए से कंट्रोल U दबा दो, तो देखो अभी भी कोई आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये वाला टेक्निक आप यहाँ से कर दो। अब दूसरी टेक्निक क्या बोलती है, हैश। ये सारी चीजें पीछे लिख दो अब, हैश के लिए सारी चीजें पीछे आ जाएंगी, क्योंकि क्योंकि हैश के लिए सारा ही कमेंट हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग ये हैश में कंसिडर करते हैं कमेंट है। रिक्वेस्ट अब यहाँ पर जाएगी लोकल उस पर भी, और ये सारी चीजें एज ए कमेंट कंसिडर की जाएंगी। देखिए कि क्या ये URL फ्रेगमेंट में आप URL पे कुछ भी डालोगे ना यहाँ पे, जैसे ये URL मैं यहाँ पर हैश लगा के XYZ कुछ भी डाल दूँ, वो ये कंसिडर करेगा ही नहीं, कोई भी पेज ओपन कुछ नहीं, और भी कुछ डाल
दूंगा, मतलब वो कभी भी यूआर हैश के आगे वाली चीजों को कंसिडर नहीं करता। वही चीज नहीं है। ये यूआरएल उसको फ्रेगमेंट बोला जाता है, सब पार्ट यूआरएल का, जो कि एक्चुअल यूआरएल का पार्ट ही नहीं। जो भी चीजें डली हुई हैं वो ऐसा उनको यूज किया जाता है। मैं बता रहा हूँ कैसे यूज किया जाता है। जैसे मान के चलो मैंने इनमें से किसी एक लिंक पे क्लिक किया, और किसी चीज पे जो मैंने उस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली एक चीज ऐड हो गई हैश के साथ। ये सारा पार्ट ऐड हो गया आगे। आपका जो ब्राउजर है वो हैश के बाद वाली चीजों को, पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज करता है। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया वो पेज को स्क्रॉल करके उसी सेक्शन पे ले आया जहां पर हम लोग एसआरएफ के डिफेंसेस को बाईपास करना सीख रहे हैं। तो ये नॉर्मली इन चीजों को कहीं ना कहीं आपका ब्राउजर यूज कर लेता है, बट एक तरीके से मैं इसकी जगह कुछ और भी डाल दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रिक्वेस्ट पे। ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं है, जब तक इस वैल्यू को कहीं यूज नहीं किया जा रहा हो तब तक इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आपके ब्राउजर। वही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है कि आप यूआरएल फ्रेगमेंट की तरह इसको ट्राई करें। वो वर्ड चेक करेगा अगर आपने इसको दिया हुआ है तो एनकोड करके चेक कर लो, नॉर्मली तो वर्क नहीं किया। एनकोड करके भी नहीं कर रहा है, डबल एनकोड कर लो और दोबारा से सेंड करके देखिए आप इसको। ये टेक्निक वर्किंग। अब सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि हम लोग दोनों टेक्निक साथ में भी यूज कर सकते हैं। कौन सी वाली, जो डिबेट और हैशटैग। तो कैसे यूज कर पाओगे दोनों को साथ में? अगर मुझे दोनों को साथ में यूज करना है तो कैसे यूज होगा? किसको पहले लगाऊंगा और किसको बाद में लगाऊंगा? तो इस चीज को पहले आप यहाँ पे समझो। जैसे यहीं से समझ लो, चलो लोकल होस्ट है। अब यहाँ पर हम, अगर मैं एट द रेट पहले लगाता हूँ और हैशटैग बाद में लगाता हूँ तो होगा क्या? जब सर्वर रीड करना स्टार्ट करेगा उसे लगेगा कि एट द रेट यहाँ पे लगा रखा है आपने। एट द रेट से पहली वाली चीजें क्या है सारी? यूजर नेम है, और एट द रेट के बाद वाला सारा आपका डोमेन नेम है। तो ये इसको वैसे भी कंसिडर नहीं करता। तो इसको रिवर्स करके लग हैश करो पहले और फिर आप लगाइए एट द रेट। अब इस केस में क्या होगा? जब सर्वर रीड करेगा उसको लगेगा कि एट द रेट से पहले वाली जो चीजें हैं तब लगेगा जब आप हैश टैग को क्या कर दोगे, एनकोड कर दोगे। आप हैश टैग को कर दो एनकोड। अब बात को समझना ध्यान से, मैंने हैश टैग को कर दिया एनकोड। जब सर्वर इसको रीड करेगा सर्वर को दिखेगा कि यहाँ पर एट द रेट है, और एट द रेट के बाद वाले जो डोमेन है उस पर रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो इस जो एट द रेट के पहली वाली सारी चीजें हैं, उसको क्या कंसिडर करेगा? वो यूजर नेम। तो उससे लगेगा कि इस समय लोकल होस्ट क्या है, यूजर नेम। इसलिए मैंने इसको यहाँ से एनकोड कर दिया। एनकोड नहीं करते तो वो हैश को पहले कंसिडर करके ये सारा कुछ कमेंट कर देता। ठीक है। अब आप इस चीज को एक बार ट्राई करके देखो कि अभी आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है। अभी भी आपको यही सेम एरर दिखा रहा है, एक्सटर्नल स्टॉप चेक कैन नॉट, मतलब मस्ट बी सेम। इसको डबल एनकोड करके आप चेक करिए। सेम चीज मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल यू से प्रेस करिए, व्यू ट्राई करिए। अब आपको दिख रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट क्यों करी? क्योंकि आपने सर्वर को ये बताया कि यहाँ पे हैशटैग नहीं लिखा। लेकिन जब ये चीज फायरवॉल को, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन को बाईपास करके जब एक्चुअल सर्वर के पास पहुंचेगी, जहाँ पर कोड लिखा हुआ है पीएचपी का या कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज का, वहां पे जब इस कोड को रीड किया जाएगा तो वहां पर ये यूआरएल एक्चुअल यूआरएल बन जाएगा जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। मतलब %23 हटा दो तो वो हैश हो जाएगा। और हैश है क्योंकि, तो हैश के बाद वाली सारी चीजों को क्या कर देगा? वो कमेंट कर देगा। वो एट द रेट को कंसिडर करेगा ही नहीं कि हैश के बाद लिखा हुआ है एट द रेट। और इस केस में वो रिक्वेस्ट को कहाँ पे भेजेगा? लोकल होस्ट पे ही फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि हैश के बाद की सारी चीजें क्या है, एट द रेट हमने इसलिए लगाया ताकि सर्वर को लगे स्टार्टिंग में कि रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है। ऐसा नहीं है, जब एक्चुअल में ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी फुटबॉल को बाईपास करके और डिफेंसेस को बाईपास करके, तो वहां पर जाके पता चलेगा कि ये चीज एक्चुअल में ये नहीं है। तो सर्वर डिकोड करेगी इसको, सर्वर डिकोड आप रिक्वेस्ट विल बी आपके लोकल होस्ट की तरफ ही। अपने लोकल होस्ट पे तो रिक्वेस्ट को भेज दिया। यहाँ पर एडमिन पेज आपके पास दिख रहा है, अवेलेबल है। अब मैं एडमिन कहाँ ऐड करूँ? यहाँ ऐड करूँ, यहाँ ऐड करूँ, किस जगह ऐड करना है? तो हमेशा याद रखिए हैशटैग के बाद की चीजों का इफेक्ट तब तक होता है जब तक एक फॉरवर्ड स्लैश नहीं आ जाता। मतलब हैशटैग के बाद
जब तक एक फॉरवर्ड स्लैश नहीं आता तब तक हैश का इफेक्ट होता है। मैं फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ और लिख दूंगा तो वो उस पेज की तरफ रिक्वेस्ट को भेजेगा। वहाँ पर जो ये वाली fragment, हाँ, वो तब तक ही वैलिड होगा जब तक एक फॉरवर्ड स्लैश नहीं आता। फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप कुछ और डाल दोगे तो वो उस पेज की तरफ रिक्वेस्ट को लेके जाएगा। वही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो हैश है इसका इफेक्ट तब तक होता है जब तक एक फॉरवर्ड स्लैश नहीं आता। जैसे फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने लिख दिया एडमिन, तो ये आपको एडमिन वाले पेज पर लेकर जाएगा कि एडमिन वाले पेज आया है या नहीं। आपको यूजर्स को डिलीट करने की option। बस आप यही डिलीट वाला जो यूआरएल है इसको कॉपी करके आप इसके आगे पेस्ट, जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई है और वो जो यूजर है वो डिलीट हो चुका होगा। कंफर्म करना है तो आप ये चीज हटा दीजिए यहाँ से सारी, दोबारा एडमिन पे जाइए and नीचे जाके अगर आप देखोगे तो यूजर डिलीट हो गया और कार्लोस यूजर यहाँ पर अब available नहीं। तो यहाँ वाइट लिस्टिंग के लिए हमेशा देखिए इन तरीके की इन चीजों का यूज आपको करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक सारी लिख लीजिएगा कि वाइट लिस्टिंग अगर एसएसआरएफ पे आप बाईपास करने का ट्राई कर रहे हैं तो क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप ब्लैक लिस्टिंग करनी है तो ये वाली टेक्निक्स यूज करना है, वाइट लिस्टिंग के लिए वाली। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि अब आप ओपन रीडायरेक्शन के थ्रू कैसे बाईपास कर सकते हैं एसएसआरएफ के फिल्टर्स। एसएसआरएफ का डिफेंस का तीसरा तरीका है ओपन रीडायरेक्शन के मतलब डिफेंसेस जो लगा रखे हैं, जो भी लगा रखे हैं, चाहे वो उसने वाइट लिस्टिंग लगा रखी हो या ब्लैक लिस्टिंग लगा रखी हो, ओपन रीडायरेक्शन के थ्रू उसको बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, इस कॉन्सेप्ट को समझो। ओपन रीडायरेक्शन एक अलग वल्नरेबिलिटी है, मतलब ये बहुत छोटी वल्नरेबिलिटी, ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग से टॉपिक पूरा तैयार हो, बट ओपन रिडायरेक्शन वाली वल्नरेबिलिटीज वो होती हैं जो यूजर को किसी और वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देती है। जैसे मान के चलिए ये एक मीटर है, यूआरएल का पैरामीटर है, मीटर का नाम क्या है, पाथ। अब इस पाथ पैरामीटर के आगे मैंने जो भी वैल्यू डाली, कोई भी यूआरएल डाला, तो वो अगर वेब ये जो रिक्वेस्ट है वो मेरे को इसी वेबसाइट पे लेके जा रही है, मतलब ये मुझे रिडायरेक्ट कर रही है यहाँ पे totally। तो ये कौन सी वल्नरेबिलिटी होती है, ओपन रीडायरेक्शन। मतलब वेबसाइट का कोई एक ऐसा पैरामीटर जहाँ पे मैंने अगर https://google.com डाल दिया और जब रिक्वेस्ट को सेंड किया और मेरे सामने अगर गूगल का वेब पेज ओपन होके आ गया, तो वो क्या कहलाती है, ओपन रीडायरेक्शन। ये वल्नरेबिलिटी होती है क्योंकि हो सकता है कि अटैकर वैसी ही सिमिलर दिखती वेबसाइट पर ले जाए आपको, लेकिन वो वेबसाइट कोई और हो, उस पर कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दो, आपको लगे कि फेसबुक आपके सामने ओपन है, हैकर का कोई साइट आपके सामने ओपन हो सकता है। तरीके की वल्नरेबिलिटी कहलाती है ओपन रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी। तो ठीक है, उसके अलावा एक और पैरामीटर है पाथ। पाथ पैरामीटर में आपने जो भी यूआरएल डाला और अगर वेबसाइट आपको उसी यूआरएल पे लेके जा रही है, रिडायरेक्ट कर रही है, आपने देखा कि आपको रिडायरेक्ट जैसा भी स्लैब तो आपको ये वल्नरेबिलिटी मिलती है वेबसाइट पे। जैसे मान के चलो कि आपको इस इंटरफेस पे रिक्वेस्ट भेजनी है 92.168.0.12 और 8080 इस पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ओपन रिडायरेक्शन पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आप ये वल्नरेबिलिटी को टारगेट करें। उसके थ्रू एक बार समझिए ओपन रिडायरेक्शन क्या होता है। तो आप जब भी कभी आपको जैसे आपको ये वाले पैरामीटर्स कभी भी दिखे ना इस तरीके के यूआरएल वाले, वहाँ पे आप ओपन रिडायरेक्शन भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे आप एसएसआरएफ भी ट्राई कर सकते हो। उसके थ्रू एक बार बस कंट्रोल यू से यूआरएल इनकोड और डिकोड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट यू, यू कंट्रोल यू से यूआरएल इनकोड, डिकोड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यू। हो सकता है हाँ, कम्युनिटी वाले में या प्रोफेशनल, एक साथ ही तो होगा।
कंट्रोल शिफ्ट यू से देखो, यू तो नहीं लिखते, ये तो सिंपल है। सो एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। अब पहले इस चीज को समझो आप लोग। अब आप यहाँ पे इस बार पैरामीटर देखोगे तो आपको यूआरएल नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो आप चाहे वही एपीआई है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस बार यूआरएल नहीं, इसको डिकोड कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यू। अब दिखेगा कि यहाँ पर यूआरएल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट, स्टॉक चेक, प्रोडक्ट आईडी ये दिखा रहा है। ठीक है? अब आपको पहले इस वेबसाइट पे कोई और पैरामीटर ढूंढना है जहाँ पे ओपन रिडायरेक्शन की वल्नरेबिलिटी हो, और उसके थ्रू आपको एसएसआरएफ परफॉर्म करना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आप वेबसाइट पे और पैरामीटर्स को स्क्रॉल करिए, चेक करेंगे आप। के पास होम पेज है, होम पेज में तो प्रोडक्ट्स ही थे, अकाउंट है, माय अकाउंट को अलग से ओपन कर लीजिए। इसमें आपके पास लॉग इन करने का ही ऑप्शन है, क्रेडेंशियल्स नहीं है हमारे पास। रजिस्टर का भी बटन नहीं है, तो आप रजिस्टर भी नहीं कर सकते। यहाँ चेक करोगे तो आपको रिटर्न टू लिस्ट दिख रहा है, जिसका कोई भी यूआरएल आपको दिख ही रहा है, सामने कुछ नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट में अगर आप चेक करोगे तो आपको 5 पैरामीटर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार इस पर क्लिक कर दो आप, कि ये रिक्वेस्ट वर्ब सूट पर आ जाए। ये रिक्वेस्ट थी वो गेट रिक्वेस्ट, जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट भेज रहे थे इस पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ। दो पैरामीटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक है करंट प्रोडक्ट आईडी और एक है पाथ। इस रिक्वेस्ट को भी ले जाइए आप रिपीट। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वाले रिक्वेस्ट को टारगेट करने का, तो यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को में आप ट्राई करिए कि क्या यहाँ पर ये पाथ पैरामीटर वल्नरेबल है ओपन रिडायरेक्शन से या नहीं। तो आप यहाँ पर चेक करने के लिए कोई भी वेबसाइट यहाँ पर टाइप करिए, जैसे मैंने कर दिया google.com। और अगर ये आपको google.com पर लेके जा रहा है तो ये वल्नरेबल है ओपन रिडायरेक्शन। तो पहले कंफर्म कर लीजिए। हाँ, लेके जा रहा है कोई, लोकेशन क्या क्या लिख रहा है, google.com। आप इस रिक्वेस्ट को राइट क्लिक करिए, तो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी करिए इसको और यहाँ जाके इसको पेस्ट करके देखिए। अगर आपके सामने गूगल ही ओपन हो रहा है तो मतलब वो ओपन रिडायरेक्शन की वल्नरेबिलिटी। तो आप इसको ऐसे ट्राई कर लो, उसी का यूआरएल कॉपी कर लो। यहाँ जाके इसको आप पेस्ट करके देखिए, तो इस यूआरएल में वही है google.com था हम लोगों ने 5 पैरामीटर पे। इसको एंटर करिए, अब अगर आपके सामने google.com ही ओपन होके आ रहा है तो वो वेबसाइट वल्नरेबल है इससे, ओपन रिडायरेक्शन से। हाँ, इससे कुछ पैरामीटर अगर है वहां पे, और उस पैरामीटर में अगर आपको यूआरएल डालते हो, उस यूआरएल पे वही यूआरएल ओपन हो जाता है डायरेक्टली। पाथ नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाथ ही हो, और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, पैरामीटर का नाम कुछ भी हो, तो उसमें वेबसाइट का कोई पाथ यूज कर रहा हो या फिर कोई यूआरएल डाल रखा हो, उन उन पैरामीटर्स को टारगेट किया जाए। तो कोई यूआरएल डाल रखा हो, जैसे यहाँ पे यूआरएल नहीं था, बट यहाँ पे क्या था, इस तरीके के पेजेस दे रखे थे कि आप प्रोडक्ट चाहिए। ये चीजें आपको मतलब करना ही है आपको। जब भी आपको कोई ऐसा पैरामीटर दिखता है जिसमें यूआरएल हो, जिसमें ऐसे पैरामीटर से पाथ दे रखा हो, उसमें आपको डायरेक्टली ट्रेवर्सल ट्राई करना है पहली चीज। उसमें आपको दूसरी चीज इससे सारे ट्राई कर सकते हो, और तीसरा चीज ओपन रिडायरेक्शन ट्राई करनी है। ये तो चीजें try करनी है। इसके अलावा कमांड इंजेक्शन भी देख लो, क्योंकि वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपके इनपुट को सर्वर कैसे प्रोसेस कर रहा है। इन चीजें उस पर डिपेंड होती है। मतलब वो इस तरीके से प्रोसेस कर रहा है कि वो उसी वेबसाइट को ओपन कर देगा तो ओपन रिडायरेक्शन है। उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजेगा, अच्छा सारे, अगर उस वेबसाइट उस पर्टिकुलर पेज को ओपन कर देगा तो ट्रबल से हो सकती है। तो वो डिपेंड करती है कि आपके पैकेज को सर्वर प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। चलिए, तो हमें दो वल्नरेबिलिटी, मतलब हमें ये वल्नरेबिलिटी तो मिल गई कि यहाँ पर ओपन रिडायरेक्शन है, ये चीज तो कंफर्म हो गया। और हमें ये रिक्वेस्ट के थ्रू ये सारे काम करने हैं, क्योंकि जो पैरामीटर एसएसआरएफ से वल्नरेबल है वो ये पैरामीटर, ये पैरामीटर जो है वो आपको इंटरनल वेबसाइट पे नहीं लेके जा सकता। आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे मान के चलिए वहाँ पे जाना था हमें, एक वेबसाइट आपको दे रखी है, मैं इस पे रिक्वेस्ट भेजने का, ओके, मैं as it is ये डाल दिया, इसको करिए सेंड। आपको बता रहा लोकेशन ही, आप करिए फॉलो रिडायरेक्शन।
आपके सामने ये एडमिन पेज दिखाएगा, बट ये ओपन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते। हम गूगल.com के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते थे, इसलिए हमने कर पाया। तो तभी तो हमें इस पैरामीटर को एक्सट्रैक्ट SSRF की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि SSRF और ओपन रिडायरेक्शन में यही तो डिफरेंस है। ओपन रिडायरेक्शन में क्या हो रहा है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो उसके साथ, एक्सटर्नल डोमेन के साथ, गूगल है, फेसबुक है। बट SSRF क्या है, SSRF में आप सर्वर के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हो। वहां पे सर्वर मीडिएटर रहेगा आपका। सर्वर अगर उस वेबसाइट के साथ, इसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है तो आप भी कर पाओगे, नहीं कर पा रहा है तो आप भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये वेट ही करता रहेगा, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा। तो यही चीज अगर मैं आपको वैसे भी करके दिखाऊं, जैसे आप तो वापस से, और यहाँ पर वापस से वो डाल देता हूँ, कॉपी URL। तो आप यहाँ पे भी डाल के देखोगे तब भी आपके सामने यही वेबसाइट ओपन कर देगा वो, और फिर फाइनली बताएगा कि ये वेबसाइट लोड नहीं हो पा रही है। इस तरीके से आपको एरर देगा कि जो ये वेबसाइट है वो आप लोड नहीं कर पा रहे हो। वेट करोगे आप तो भी URL चेंज होकर ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, 192.168.0.12, कि वो लोड हुई। इसीलिए आपको, आप डायरेक्टली ओपन रिडायरेक्शन के थ्रू यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, हमें SSRF के पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। हम लिखेंगे, इसको चलने दीजिए। अब हमें क्या करना है, इस पैरामीटर को, मतलब यहाँ की जो वैल्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं इधर यूज करना पड़ेगा। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, जैसे कौन कौन से पेजेस कॉमन है, प्रोडक्ट कॉमन है, स्टॉक है और चेक है यहाँ पे, ठीक है। और वहां देखिए क्या क्या है, प्रोडक्ट है, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो आप क्या करिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट से कॉपी करके, ये एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए, और ये सारा प्रोडक्ट के बाद से आप हटा दीजिए। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो वहाँ पे जो चीजें थी वो मैंने यहाँ पे इस पैरामीटर में डाल दी। सर्वर क्या करेगा, ये तो इंटरनल पेजेस हैं उसके, तो ये अलाउ करेगा। इंटरनल पेजेस भी तो है ना, ये तो अलाउ करेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो मेन पैरामीटर है उसका नाम क्या है, स्टॉक API। बट आप देखोगे कि दो आपको ब्लू कलर से दिखेंगे, पाथ और एक स्टॉक API। पाथ ब्लू कलर से नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू है इस पूरे की, स्टॉक API की वैल्यू है ना पूरी ये। तो इसको सेम कलर से दिखना चाहिए, मतलब ये जो रेड कलर है यही रेड कलर से ये भी दिखना चाहिए। और वो क्यों नहीं दिख रहा है, इस M% की वजह से। क्योंकि M% क्या कर रहा है, वो समझ रहा है कि ये एक पैरामीटर का नाम ये है और दूसरा पैरामीटर का नाम ये है, तो ये अलाउ नहीं करेगा। आप इस रिक्वेस्ट को भेजोगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि एक पैरामीटर आपने ऐसे लगाया है, से वो मिसिंग है, वो बता नहीं रहा। अब आप क्या करोगे, तो इसको एनकोड, तो ये जो M% है, आप इस M% को अगर एनकोड कर दोगे कंट्रोल U करके, अब आप देखो कलर सभी का सेम हो गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पेरेंट पैरामीटर कौन सा है और इसके अंदर के चाइल्ड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। ये पेरेंट पैरामीटर है, इसके अंदर दो चाइल्ड पैरामीटर हैं, करेंट प्रोडक्ट ID और एक बात करेंट। सेंड करिए इस रिक्वेस्ट को, आपको 200 ओके मिलेगा। और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको एडमिन पैनल एक्सेस हो जाएगा, जहाँ पास यूजर्स को डिलीट ऑप्शन है। तो जिस यूजर को आपको डिलीट करना है उसका आप URL कॉपी करके यहाँ से अगर चेक करोगे तो वो यूजर जो है वो डिलीट हो चुका है। ये SSRF और ओपन रिडायरेक्शन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ओपन रिडायरेक्शन डायरेक्टली आपको वहां ले जाएगा, आपके ही ब्राउजर को वहां लेके जाएगा, बट यहाँ पे आपको क्या दिखाया जाएगा कि ऐसा कोई पेज अवेलेबल ही नहीं है। बबसूट को, बबसूट मतलब जो आपका ब्राउजर है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है इस पेज के साथ, क्योंकि कोई है ही नहीं पेज ऐसा हमारे लोकल नेटवर्क पे, या वहाँ से कोई पेज अवेलेबल नहीं। पब्लिक URL होता है ये तो हाँ हो जाता है एक्सेस, जैसे गूगल मैंने किया था एक्सेस। अगर पब्लिक URL नहीं है तो ये वल्नरेबल भी, कि आप एक्सेस करना चाहते हो प्राइवेट आईपी को, इससे सारे के थ्रू ही करेंगे। अगर फेसबुक, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। नहीं तो ओरिजिनल वेबसाइट ओपन करिए, ट्रैकर मैलिशियस वेबसाइट ओपन पाएगा। कर, जैसे आप मान के चलो ये URL आपके सामने आया,
जैसे ये था यूआरएल आपका पूरा, ठीक है, ये यूआरएल। अब इस यूआरएल में आपने, यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट डालोगे, अटैकर क्या करेगा, यहाँ पर अटैकर एक मेलिशियस वेबसाइट डालेगा जो कॉपी होगी फेसबुक की, इंस्टाग्राम की या किसी और की, और इज इट सेम दिखती होगी इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह। तो आप विक्टिम को लगेगा कि वो रीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि उसे लॉग इन करना है फेसबुक से, ताकि वो ऑथेंटिकेट हो पाए, जो भी काम था, जो भी जिस चीज के लिए वो login- जो भी चीज़ दिखाना चाहते थे आपको, तो वो लॉग इन करने का इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। अगर ये वेबसाइट की हुई तो वो क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट जाएंगे। अगर यहाँ पर आपने ओरिजिनली इंस्टाग्राम भी डाल दिया तो फिर तो इंस्टाग्राम के पास रिक्वेस्ट जाएगी। आपने किसी वेबसाइट डाली जो अटैकर कंट्रोल, तो उस वेबसाइट की तरफ request जाएगी। तो फिशिंग पेज यहाँ पर, फिशिंग पेज यहाँ पर क्रिएट करके इस ओपन रिडायरेक्शन वाले वल्नरेबिलिटी के आगे, तो वो विक्टिम होकर फिशिंग पेज पे जाए और उसको लगे कि ये इंस्टाग्राम का ओरिजिनल पेज हो, कि यहाँ पर विक्टिम इस वेबसाइट पे ट्रस्ट कर रहा है। यहाँ पे अमेजोन हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है जिस पे ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन हाँ इस वेबसाइट पर ओपन रिडायरेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, जिससे अटैक जो विक्टिम है वो ऐसी मिलिशियस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है जो उसे नहीं जाना चाहता था। तो ये वल्नरेबिलिटी कहलाएगी आपकी ओपन रिडायरेक्शन। तो यहाँ पर आपने इसी के थ्रू एसएसआरएफ का डिफेंस बाईपास, मतलब एसएसआरएफ का डिफेंस को बाईपास किया है। तो एसएसआरएफ फिल्टर बाईपास वाया ओपन रिडायरेक्शन कॉलम। तो यहाँ पर आपने एक वल्नरेबिलिटी के बारे में और समझ लिया, इसका नाम है ओपन रिडायरेक्शन। इसको भी से लिख लीजिएगा। छोटी वल्नरेबिलिटी है बट हाँ कभी भी काम आ सकती है। लास्ट पार्ट जो इसका है वो है ब्लाइंड। तो ब्लाइंड के अंदर हमारे पास दो लैब्स होंगी, तो हम दोनों लैब्स को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ब्लाइंड की तीसरी कैटेगरी अब आपके सामने आ रही है। इससे पहले आपने ब्लाइंड स्केल पर के बाद ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन, तो ये तीसरी ब्लाइंड वल्नरेबिलिटी है जो आप समझ रहे हैं। और ब्लाइंड का कॉन्सेप्ट सेम ही है। आपने कुछ भी रिक्वेस्ट भेजी, हो सकता है सर्वर वहां पे रिक्वेस्ट भेज रहा हो आगे, बट आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो डायरेक्टली नहीं दिखेगा। और वो रिस्पॉन्स देखने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, लैब रेट का यूज करना। तरीके से आउट ऑफ बैंड एप्लीकेशन टेक्निक्स हैं ये जो आपको करनी पड़ेंगी, जिसके लिए तो कोलैबोरेटर आप यूज करें। फिर दो लैब है, इस वाले को ट्राई करते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली यही यही करना है कि आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं, क्योंकि आप तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप किसी ऐसी वेबसाइट की तरफ रिक्वेस्ट भेजवाओ जो आप कंट्रोल कर रहे हो। अगर उसमें कुछ लॉग्स जनरेट होते हैं, हुआ है, इंटरेक्ट करा है सर्वर ने, अगर नहीं होते हैं लॉग जनरेट, तो इंटरेक्ट नहीं करा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, ये वाला ट्राई करके देखिए। अब यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि ये साइट यूज करती है एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विच फैचेस द यूआरएल स्पेसिफाइड इन दी रेफरर हेड। अब यहाँ पर पैरामीटर कौन सा वल्नरेबल होगा, रेफरर हेडर। मैंने आपको बताया था कुछ हेडर्स भी होते हैं जो वल्नरेबल हो सकते हैं, जिसमें से एक है आपका रेफरर हेड। To solve the lab, cause the functionality to send a HTTP request to Burp Collaborator server। को Burp Collaborator server की तरफ HTTP request को सेंड करें। की जरूरत पड़ेगी उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चेक करो रेफरर हेडर कहाँ यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट चेक का नहीं फीचर, यहाँ पे जो जो लिंक्स हैं सभी पे क्लिक कर लीजिए ताकि कहीं ना कहीं रेफरर हेडर आ जाए। अब जाइए हर एक रिक्वेस्ट में चेक करिए कि किस रिक्वेस्ट में रेफरर हेडर है। जैसे मैंने जब प्रोडक्ट पेज ओपन किया था ये वो वाली रिक्वेस्ट है, यहाँ पर हमको रेफरर हेडर दिख रहा है। होम पेज वाली जो रिक्वेस्ट है ये वाली, इस पे भी चेक करिए। इस पे तो होगा नहीं क्योंकि पहला ही पेज ओपन किया था। 12 वाले पे चेक कर लो, यहाँ पे भी है आपके पास। तो आप किसी भी रेफरर हेडर को टारगेट कर सकते हो, चाहे ये वाला यूज कर लो, तो किसी भी एक को आप लेके रिपीटर पे आ जाओ। तो हमें ये चेक करना है, बहुत सिंपल तरीका है चेक करने का। आप रेफरर हेडर के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये सब हटा दो, और वर्ब कोलैबोरेटर का जो यूआरएल है वो वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करो। इसको कॉपी किया मैंने, एज इट इज यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। हमने डोमिनियम कॉपी किया और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आप रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स देखोगे तो रिस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा आना था वैसे ही आएगा जो भी चीज़ थी।
हो सकता है कि इसने इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजी हो, हमें दिखाया नहीं, भेजी हो। वही आपको कंफर्म करना है। फुल नाउ पे क्लिक करके देखिए, और आपको दिख रही है कि हाँ, दो डीएनएस की रिक्वेस्ट है और एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, जो कि ऑब्वियसली आपने यूआरएल अभी कॉपी किया है, नहीं और किसी और ने नहीं भेजी होगी। आपके लिए यूनिक यूआरएल ही जनरेट, देखोगे कि हाँ, आपकी तरफ कुछ एचटीटीपी की रिक्वेस्ट आई है, डीएनएस की रिक्वेस्ट आई है, तो जिसकी वजह से कंफर्म हो रहा है कि यह वेबसाइट का सर हेडर वल्नरेबल। यही चीज कंफर्म करने का एक तरीका और है, वो भी बता देता हूँ। एक टूल है, भी ऐप स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगा, उसका नाम है कोलैबोरेटिव। सूट प्रोफेशनल में ही मिलेगा, प्रो एक्सटेंशन ये है, कम्युनिटी में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इस एक्सटेंशन का काम है कि ये वर्क कोलैबोरेटर, जो चीज़ आप मैनुअली वर्क कोलैबोरेटर से करते हो, वो ये ऑटोमेटिकली करके आपको बता देगा। ये वो एंड पॉइंट्स आपको डिटेक्ट करके देगा जो वल्नरेबल होंगे, वर्क कोलैबोरेटर वाले ब्लाइंड वल्नरेबिलिटीज। ये सारे पैरामीटर्स उस रिक्वेस्ट के आइडेंटिफाई से यूज करना है इसको। ध्यान से आप चेक कर लीजिएगा कि वो एक्सटेंडर टैब के अंदर, एक्सटेंशंस के अंदर ये लोडेड होना चाहिए, कोलैबोरेटर एवरीवेयर। अभी हमने ऐड किया था बी ऐप स्टोर से, इंस्टॉल होने के बाद ये लोडेड होना चाहिए। ठीक है, लोडेड नहीं होगा तो मतलब आप इसको हटाना चाहते हो, अनलोड करना चाहते हो। ध्यान से इसको लोड, फिर आप टारगेट पे जाइए। टारगेट वाले टैब में आपको वो सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिन पर आपने रिक्वेस्ट भेजी है अभी। आप ये वाली वेबसाइट देखो जिस पे हम लोग अभी भेज रहे हैं रिक्वेस्ट, 0EC400। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करिए और इसको स्कोप में ऐड कर दीजिए, क्योंकि वर्क जो जो ये जो कोलैबोरेटर एवरीवेयर वाला एक्सटेंशन था, ये उसी पे वर्क करता है जिसको आप स्कोप में ऐड करते हैं। स्कोप में ऐड करने का मतलब है कि इन सारी वेबसाइट्स में से मैं अभी अपने टारगेट वेबसाइट को क्या मान रहा हूँ, ये वाली वेबसाइट को अपना टारगेट मान रहा हूँ, तो मैंने अपने स्कोप, यस कर दीजिए यहाँ पे। अब ये वेबसाइट स्कोप में ऐड हो गई है। अब आप वापस अपने ब्राउजर पे जाइए और यहाँ पर लिंक्स पे क्लिक करिए, मतलब वेबसाइट को स्क्रॉल करिए, चेक करिए, देखिए कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। जो भी लिंक्स थे हमारे पास, वो सारे लिंक्स आप दोबारा से चेक कर लीजिए। जो भी आपके पास यूआरएल लिंक वगैरह थे, आप दोबारा से एक्सप्लोर करिए उनको। ये जब सारी चीजें एक्सप्लोर हो जाएं, तब इसी वेबसाइट पर आपको यहाँ पर कुछ पिंग बैक दिखाई देंगे जो कोलैबोरेटर में जनरेट करें। वो हेडर के नाम आपको बता रहा है जो कि वल्नरेबल। कौन सा हेडर बता रहा है, कोई हमने कुछ नहीं बताया।